अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्पेशल सीएसएस एग्ज़ाम के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो आप लोग के साथ शेयर करूँगा। और साथ ही साथ कुछ टेक्निकल चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा, जो यूजुअली एस्पायरेंट्स के साथ जो है वो डिस्कस नहीं की जाती। इसलिए मैंने इस वीडियो का जो टाइटल है उसी में अ मस्ट वॉच वीडियो भी लिख दिया है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट अपडेट के हवाले से बात कर लेते हैं, और वो अपडेट ये है कि डेट शीट आ गई है स्पेशल कंपैरेटिव एग्ज़ाम का, जो रिटन एग्ज़ाम होने वाला है उसकी। और ये है वो डेट शीट, यानी 12th ऑफ अक्टूबर 2023 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। और ये आपके एग्ज़ाम जो है एक दिन में 2 पेपर होंगे, और इस तरह से जो है वो कंसेक्यूटिवली आपके एग्ज़ाम्स होंगे, और ये चलेंगे टोटल आपके 20th ऑफ अक्टूबर 2023 तक। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि 1 मंथ रह गया है, और 1 मंथ के अंदर हमने अपना सारा जो सिलेबस है उसको किस तरह से कवर करना है, और क्या-क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखना है जब हम तैयारी कर रहे हैं। इंग्लिश ऐसे के लिए मेरी टिप ये है कि अब क्योंकि आपके पास 1 महीना है, तो अब आप क्या करें, आउटलाइन लिखना शुरू करें, और आउटलाइन के साथ सिर्फ़ इंट्रो, ठीक है? आपकी आउटलाइन होगी, आपका इंट्रो होगा, ये आपने 2 दिन में एक ज़रूर करनी है ये एक्सरसाइज़, ठीक है? ये जो यूजुअली बॉडी होती है वो आप आउटलाइन से ही निकाल रहे होते हो, तो ऐसे के लिए जो मेरी टिप है अभी आपके पास लास्ट मंथ की, वो ये है कि आपने जो है आउटलाइन और इंट्रो लिखना शुरू कर देना है, ठीक है? आप पूरा ऐसे राइटिंग अगर आपने पहले 5, 6, 7, 8 जितने भी ऐसे लिखे हैं वो ठीक है, लेकिन अब जो है क्योंकि टाइम कम है, तो अगर वीक में आप एक ऐसे लिख लेते हैं और ऑल्टरनेटिवली आप जो है वो एक आउटलाइन और एक इंट्रो लिखते हैं, तो वो एक अच्छी एक्सरसाइज आपकी हो जाती है। इंग्लिश प्रेसी के लिए आपने ये करना है कि अभी सिर्फ ग्रामर को आप जो है वो उठा लें, रैन एंड मार्टिन उठा लें, या जो चीज़ें आपने पहले तैयार की हैं उसके साथ वोकैबुलरी थोड़ी डे बाय डे जो है वो रिवाइज करें आप, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूँ जनरल नॉलेज के, जो 300 मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं। आप में से बहुत सारे एस्पायरेंट्स को पता होगा कि इसमें कम्युलेटिव मार्क्स काउंट होते हैं, ठीक है? यानी 300 में से अगर आपने टोटल 120 ले लिए, तो आप जो है वो पास कंसिडर हो जाते हो। और ऐसा देखा गया है कि पीछे हमारी पोजीशन होल्डर भी रही हैं, जिन्होंने पाकिस्तान स्टडीज़ में इवन वो फेल थी, लेकिन उन्होंने टॉप किया, और फर्स्ट उनका जो है वो रैंक था ओवरऑल। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है कि अगर आपका कोई यहाँ पे एक पेपर बुरा हो भी जाता है, तो एटलीस्ट आप जो है बाकी 2 पेपर अच्छे करके यहाँ पे पास हो सकते हो ईज़िली, ठीक है? और जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो है, इसके हवाले से मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। मेरे खुद के 75 प्लस स्कोर था, और थोड़ी-सी मेहनत के बाद आप इसमें 80 के अराउंड स्कोर कर सकते हो। तो आपने क्या करना है कि जी इसका जो जनरल एबिलिटी का पार्ट है, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है। एक दफ़ा उसको ज़रा अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। वहाँ पे आपने अपना एक भी मार्क्स जो है वो जाने नहीं देने, ताकि आपका जो ओवरऑल यहाँ पे क्युमुलेटिव है वो एक अच्छा स्कोर बन जाए। और होता ये यूजुअली कि यहाँ से तो आप स्टार्ट लेते हो, जब आप स्टार्ट लेते हो यहाँ पे अगर एक पेपर भी आपका अच्छा नहीं जाता, तो साइकोलॉजिकली आप वैसे ही डाउन होते हो। तो यहाँ पे आप अपना जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखिएगा, ताकि आपको यहाँ पे तीनों पेपर में सपोर्ट मिल सके। अच्छा, फिर इस्लामिक स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंग्लिश एसे के बाद जो फेलियर देखा जाता है, इंग्लिश एसे और प्रेसी के बाद, वो इस्लामिक स्टडीज़ में होता है। इसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ इम्पॉर्टेंट वर्सेस होती हैं, जैसे आपकी तौहीद की है, तो सूरह इखलास जो है वो तौहीद के हवाले से पूरी जो है वो डिटेल बताती है। तो ये वो वर्सेस होती हैं जो आप मल्टीपल आंसर्स में जो है वो लगा सकते हो। तो इस तरह की वर्सेस की एक लिस्ट आप बना सकते हो, 50 से 100 वर्सेस आप तैयार कर लो, तो वो जगह-जगह पे इस्तेमाल हो जाती हैं, जिसमें इक्वालिटी की है, जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता भी जाता हूँ। जो आपका खुतबा हुज्जतुल विदा है, वो इंसानियत के हुकूक के हवाले से एक बेहतरीन गाइडलाइन है, ठीक है? वहाँ से आप जो है वो देख सकते हो। इसी तरह अगर मिसाके मदीना की बात करें, तो वहाँ पे आप जो है वो डिप्लोमेसी को कोट कर सकते हो। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप मल्टीपल जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पे जो है वो अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। अच्छा, अब ये ऑप्शनल सब्जेक्ट के हवाले से एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब आप ये तमाम एग्ज़ाम्स देते आ रहे हो तो तसलसल से, तो यहाँ आते आप वैसे ही मेंटली एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। तो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने जो है वो पहले तैयार करने हैं, और इनकी रिवीजन इस तरह से करनी है कि फिर आपको उन डेज़ के अंदर सिर्फ आप देखो, और आप देख के भी जो है वो अपना तकरीबन आपके आपके ज़हन में सारे पॉइंट्स आते जाएँ कि भई, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ वर्ल्ड वॉर 2 की, तो उससे पहले बहुत सारे वाक़यात हैं जो बिल्कुल तसलसल से होते रहे। इटली में, जर्मनी में उनकी जो नेशनलिस्ट पॉलिसीज़ थी, जिसकी वजह से एक जो है वो टेंशन फिर इंटरनेशनल रिलेशन में आई, और फिर वो पूरे एक तसलसल के बाद एक इवेंट हुआ। तो जब आप बुक्स खोलो, तो आपको ये इवेंट्स जो हैं वो ज़हन में वन बाय वन आने चाहिए, या पॉइंटर आपके बने हुए हो, तो आपको रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो आपके नोट्स इस तरह के होने चाहिए कि रिवीजन में आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे
जो जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं इसमें थ्योरीज़ का काफ़ी रोल होता है। सोशियोलॉजी की हम बात करें तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज़्म की, तो फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज़्म जो है वो एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से देखता है कि जी एजुकेशन सिस्टम का क्या फंक्शन है, ठीक है? इसी तरह से ज एक-एक थ्योरी को आपने इम्प्लीमेंट करना सीखना है कि वो थ्योरी किस तरह से सोशल इश्यूज़ के ऊपर लगेगी, किस तरह से जो है वो उनके सॉल्यूशन निकालने में लगेगी और यही चीज़ें आपको ऐसे राइटिंग में भी हेल्प करेंगी। तो ये जब आप थ्योरीज़ तैयार कर रहे हो ऑप्शनल सब्जेक्ट की तो वो बहुत ज़्यादा आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है ताकि आप उसको लगा सको जब आप आंसर अपने लिख रहे हो, तो उसके अंदर जो है वो रेफ़रेंस दे सको और उनकी बेसिस पे अपने आंसर्स जो है वो डेवलप करो। क्योंकि जो आपका एग्ज़ामिनर होता है वो उसी सब्जेक्ट का कोई एक बहुत ज़्यादा पुराना पीएचडी प्रोफ़ेसर हो सकता है। तो जब आप उससे बात करोगे तो उसकी ज़ुबान में करोगे, ठीक है? और रेफ़रेंस बनाओगे तो उन्हीं थ्योरीज़ को रेफ़रेंस बनाओगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी सोशियोलॉजी में पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आया, लेकिन मेरे मार्क्स जो हैं वो कम हैं। तो वो मार्क्स की रीज़न यही होती है कि आपने जो वहाँ पे एक्सप्लेनेशंस दी होती हैं वो एग्ज़ामिनर को जो है वो सैटिस्फाई नहीं कर पाती हैं। आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जर्गन्स यूज़ करने होते हैं, आपने उनकी थ्योरीज़ को रेफ़रेंस बनाना होता है और फिर जो है वो आप अपना आंसर लिखते हो। इसके अलावा पास्ट पेपर्स को आप देखना शुरू कर दें और पास्ट पेपर की आउटलाइन आंसर की बना लें सिर्फ़। आउटलाइन यानी पॉइंटर आप लिख लें कि जी ये जो है वो इसका आंसर होगा और 6, 7, 8 जो आपकी हेडिंग्स हैं, वो आप बनाना शुरू कर दें। फिर कुछ स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि जी आंसर हमने किस तरह से देना है? तो देखें जितने ज़्यादा आप पॉइंटर बनाएँगे, जितनी ज़्यादा हेडिंग्स बनाएँगे, जितने ज़्यादा एस्पेक्ट्स को आप डिस्कस करेंगे, उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलने के चांसेस होते हैं। इसलिए ज़्यादा हेडिंग्स बनाने पे फ़ोकस करें रादर देन कि आप जो है वो एक हेडिंग को लंबा करें। तो कोशिश करें जब आप ऐसे राइटिंग भी करें तो मल्टीपल एस्पेक्ट को क्योंकि वहाँ पे लिखा है सिलेबस में कॉम्प्रिहेंसिव आपको पूरा ऐसे लिखना है, तो आपको मल्टीपल एस्पेक्ट को डिस्कस करना है और वहाँ पे आप यही कोशिश करेंगे कि ज़्यादा हेडिंग्स हों, रादर देन कि आप एक हेडिंग को ज़्यादा लेकर आ रहे हो, ठीक है? ऐसे में हेडिंग्स नहीं होती तो हम पैराग्राफ की बात कर लेते हैं, तो ज़्यादा पैराग्राफ हो ऐसे के अंदर, ठीक है? वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा आपको मेरे चैनल के ऊपर भी पाकिस्तान अफ़ेयर्स से रिलेटेड, जनरल साइंस एंड एबिलिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे लेक्चर मिल जाएँगे, वो आप देख सकते हैं, उनसे आपको आइडिया हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। अभी मैं एक और प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें हम पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे कि जी किस तरह से सवालात आते हैं और हमने किस तरह से उनका जवाब देना होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आप जवाब कैसे दे रहे हो। जो आपका सवाल है उसको आपने डिकंस्ट्रक्ट करना होता है, उसमें इम्पोर्टेंट आपको चीज़ें दी हुई होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर वो आपसे एक सवाल में 4-5 चीज़ें पूछ रहा है, तो 5 नंबर के लिए आपने फिर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपने उन तमाम चीज़ों का आंसर देना है, ठीक है? और फिर ब्रेक डाउन करना होता है अपने सवाल को, ताकि जो है वो आप अच्छे से उसको आंसर कर सकें। खैर ये डिटेल वीडियो मैं बनाऊँगा वन बाय वन करके डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। होपफुली वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रह रही होगी आखिर में। आज का पैगाम कि मायूस तो वो हो जिसका खुदा ना हो, लिहाज़ा अपने खुदा पर यकीन रखें, अल्लाह ताला पर यकीन रखें, अपनी मेहनत पे यकीन रखें और कोशिश करें क्योंकि ये आखिरी का जो टाइम होता है काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट कर देने वाला होता है। अपने अपने असाब पर काबू रखें, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहें और अपना बेस्ट दें। बाकी अल्लाह ताला ने जो आपकी ज़ात के लिए लिखा है वही होना है। होपफुली वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई आपकी डिमांड है, कोई क्वेरी है तो आप csforum121@gmail.com पे भेज सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।